Okay, frictional force. A frictional force comes or exists due to the contact. भाई टू सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट होते हैं उनकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आते हैं। जितने कांटेक्ट उतनी टाइप ऑफ या उतने हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की सर्च करेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास टू बॉडी है। व्हेन टू बॉडीज कम्स इन कांटेक्ट टू ईच अदर, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होंगे, कुछ ऐसी दो बॉडी या टू सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो। एक सरफेस, चलो मैंने ऐसे एक सरफेस को दिखा दिया कि ये सरफेस है और इसके साथ ये कांटेक्ट में है, और ये जो सरफेस एक रफ सरफेस है। रफ सरफेस मतलब ये है कि भाई ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। इट इज अ रफ सरफेस एंड रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इट इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड बॉडी ऑफ मास m just at rest. A body of mass m, बैक साइड ही कर लें, a body of mass m just at rest or kept at rest. What is the force of friction on the body? What is the force of friction on the body? भाई एक बॉडी है और सिंपली ये रेस्ट में रखा हुआ है, मतलब बस हॉरिजॉन्टल सरफेस है। What's the force of friction acting on this body? Your answer is 0. No force of friction. There is no force of friction at all. Zero force of friction. Why zero force of friction? Just see one more situation. हम एक अभी एक इंक्लाइन सरफेस पे एक बॉडी को रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इंक्लाइन सरफेस है यहाँ पे, और इंक्लाइन, दिस इज रफ इंक्लाइन सरफेस, एंड नाउ सेम बॉडी is kept on this inclined surface. भाई एक और बॉडी है, सिमिलर बॉडी, जैसा भी हो, डज नॉट मैटर किस तरह का बॉडी है, बस ये बस इस प्लेस सरफेस पे रखे हुए हो। दिस बॉडी इज केप्ट एंड इट इज एट रेस्ट। A body of mass m kept at rest on the inclined drop surface. ये क्या भाई? इसको बोलते हैं inclined drop surface. ये है inclined drop surface. What were the force of friction? And it is also at rest. It is also at rest. What should be the value of the force of friction and what should be the direction of force of friction? ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे माइंड में। एक क्वेश्चन यहाँ के लिए हो सकता है और एक क्वेश्चन यहाँ के लिए हो सकता है। जब ऐसे काम हो तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। एट दिस पॉइंट चाहे कितना भी रफ क्यों नहीं हो, अगर बॉडी सिर्फ रखा हुआ हो, इस कोई भी फोर्सेस को इधर मूव कराने की कोशिश नहीं किया जा रहा है, कोई भी फोर्सेस को अप्लाई नहीं कर रहा है, तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। वी कैन से F फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। लेकिन इस केस में फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअली इनका जो फोर्सेस है वो है mg का एक पार्ट होगा। कितने पार्ट होंगे? थीटा एंगल इधर हो तो इट इज द mg sin थीटा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो इस mg को, इस वेट को बैलेंस कर रहा है। किधर बैलेंस करेगा भाई? जस्ट अपोजिट टू इट। भाई इसके ठीक अपोजिट में बैलेंस करेगा ऐसे। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। यही है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? तो वी कैन से भाई किसको बैलेंस कर दिया? भाई ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर लिया? mg sin थीटा को। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा एट दिस प्लेस। नहीं है,
अगर अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो क्या होता भाई? इफ इट इज द स्मूथ सरफेस व्हाट विल हैपन? बॉडी विल फॉल डाउन, ये स्लाइड कर जाएगा। लेकिन बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई कोई ना कोई ऐसा फोर्स तो है जो इसको रोक के रखा हुआ है यहाँ पे। कौन फोर्स है, कौन अप्लाई कर रहा है? तो लेट्स सी। भाई जितने कांटेक्ट उतने तरह के फोर्स होंगे, तो कांटेक्ट फोर्स की वजह से तो एक कंपोनेंट हमें ऐसे मिलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन का मिलता है ऐसे। लेकिन ये देखो नॉर्मल रिएक्शन तो इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, नॉर्मल एक्शन सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और एम जी स्टैंड का इस तरफ है, तो इसका कोई यूज नहीं होगा। हमने बोला कि अगर ये एक एक्सिस एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स को एक्स से मतलब होता है और वाई को वाई से मतलब होता है। तो इसका मतलब है कि अगर एम जी साइन थीटा एक्स के लॉन्ग है, तो हमें एक्स के लॉन्ग ही एक फोर्स मिलना चाहिए जो इसको बैलेंस करने वाला है, और वो फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एम जी साइन थीटा को बैलेंस नहीं कर पाए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन mg standard. So what is the force of friction? So friction force in this situation is equal to mg sin theta. बोलिए, क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, जस्ट टू फिल, ये दो सिचुएशन हमने फ्रिक्शन को लेकर के किया है। ये जस्ट एक फिल करने के लिए कि हमें जैसे कोई टेबल रखा हुआ हो, आप जिस टेबल पे आप स्टडी कर रहे हो टेबल रखे हुए हो सकते हैं, और कोई भी उसको मूव कराने के लिए कोई कोशिश नहीं किया जा रहा है किसी फोर्स की वजह से, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड दैट बॉडी इज जीरो। कोई स्टोरवेल रखा हुआ है आपके रूम में और कोई भी उसको धक्का देने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको पुश या पुल नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? इट इज जीरो। लेकिन व्हेन यू, जब आप पुश करने की कोशिश करते हो ऐसे, जब भी कोई स्टोर, जब आप उसको पुश करने की कोशिश करोगे ऐसे, देन इन दैट केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन नॉट इक्वल टू जीरो। वो तब तो कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएंगे, isn't it? तो उस बात को भी देखेंगे अभी। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक रफ ओरिजेंटल सरफेस है और एक एक बॉडी जो है वो इस पे रेस्ट में है, एक फोर्स अप्लीकेशन के बावजूद एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे, एफ अप्लाइड, देयर इज एफ अप्लाइड, बट द बॉडी इज एट रेस्ट अगेन। अब जैसे आप किसी भी हैवी चीज, आप यहाँ घर में जो भी कुछ रखे हो, स्टोर में रखा हुआ, आप उसको धक्का देने की कोशिश करो और वो मूव नहीं कर रहा। जिस टेबल पे आप स्टडी कर रहे हो उस पर एक फिंगर से आप बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना, एक फिंगर से उस पर फोर्स लगाओ, लेकिन वो सो डेट कि वो मूव ना करे। तो जब तक वो मूव नहीं करेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स? Zero. नो, दैट इज इक्वल टू दिस, नॉट जीरो। हमने एफ अप्लाइड जीरो इन दिस सिचुएशन। अब हमने देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये बॉडी रेस्ट में है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई ना कोई फोर्स तो होगा। तो कौन फोर्स हो सकता है यहाँ पे, कौन कौन फोर्स हो सकता है? तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे, जितने कांटेक्ट उतने नॉर्मल रिएक्शन तो आना ही आना है, और साथ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हो सकता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, क्या ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर पाएगा क्या? नहीं। No. क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये एक्स के लॉन्ग होगा तो ये किसके लॉन्ग होगा? वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो वन फोर्स इज अलोंग एक्स, दिस इज अलोंग एक्स, दिस इज अलोंग वाई। एक्स को एक्स से मतलब होता है, वाई से इन्हें कोई मतलब नहीं। वाई को वाई से मतलब होता है, एक्स से इन्हें कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा हिडन फोर्स है जो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन वो है, और वो किधर है? तो इस अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में हो, इसके अपोजिट में हो, तभी तो इसको रेस्ट में रखा हुआ है। अभी बैलेंस्ड हो गया। तो वो फोर्स जो आपको नहीं दिख रहा था, एक्चुअली वो फोर्स क्या है? वही है फ्रिक्शनल फोर्स, वही है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिले ऐसा कोई, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये है फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन।
Is it okay? Yes, sir. Okay. तो इस केस में in this situation the frictional force is equal to F applied. A applied force. Clear? Okay. तो हमने क्या देखा कि जब कांटेक्ट होंगे, जब कांटेक्ट होगा ना यहाँ पे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन नॉर्मल एक्शन तो हमेशा होता है। नॉर्मल एक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ कांटेक्ट। ये ऑलवेज, नॉर्मल एक्शन ऑलवेज exist when in contact with another surface, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इस केस में, पहले वाले सिचुएशन में नॉर्मल एक्शन है क्या यहाँ पे? यस, ऑफ कोर्स नॉर्मल एक्शन तो है, तो ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं भाई, यहाँ पे नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हाई? क्योंकि ऐसा कोई फोर्स नहीं यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, या इधर की तरफ कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि ये इधर की तरफ स्लाइड करे या इधर की तरफ स्लाइड करे। देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट की वजह से एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है और उस नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एज वेल एज नेचर ऑफ द सरफेस। अगर रफ सरफेस होगा तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्मूथ सरफेस है तो वी कैन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होने। लेकिन नॉर्मल एक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट एंड ऑलवेज एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऑलवेज एग्जिस्ट, ये हमेशा रहता है ना। व्हेन इन कांटेक्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट व्हेन इन कांटेक्ट, जब कांटेक्ट में होगा तभी। नो कांटेक्ट नो नॉर्मल एक्शन, नो कांटेक्ट नो नॉर्मल एक्शन, नो कांटेक्ट नो नॉर्मल एक्शन। Is it clear? Yes, sir. ट्राई करती हूँ। क्या है बेटा? क्लास किस टाइम से? हेलो, हाय। आज उसकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी 3:30 3:45 में, भेजिए, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ जी, मैं क्लास में हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ। आज 3:45 में उसे भेजिए, मैं बात करता हूँ, ठीक है।
बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। हेलो एवरीबॉडी, okay, what is the direction of force of friction? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ Sir, फ्रिक्शन क्या होगा? opposite in what? direction of motion. अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, अपोजिट तो मोशन, बिल्कुल ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है और एक दूसरा बॉडी है यहाँ पे। अगर इस बॉडी की वेलोसिटी हो 5 मीटर पर सेकेंड, इस बॉडी की वेलोसिटी हो 10 मीटर पर सेकेंड और ये रफ सरफेस हो, अब इस केस में देखना है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग, डायरेक्शन किधर होगा भाई इसका? इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होंगे? तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में किधर है और इस पे लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। तो इसका डायरेक्शन इसके रेस्पेक्ट में किधर है? क्लियर है? लेफ्ट साइड। ओके, तो हमें देखना है, सपोज यहाँ पे नेट कर लो, ये है ए और ये है बी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? तो बोलेंगे इट इज द वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू क्या आ रहा है भाई? 5 मीटर पर सेकेंड। और वी बी की वैल्यू क्या आ रहा है भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी? -5 मीटर पर सेकेंड। -5 मीटर पर। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में किधर आ रहा है? ये हो रहा है -5, यानी कि इसके अपोजिट में आ रहा है। इसका वेलोसिटी इस तरफ आ रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ दिस, द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज अलोंग दिस। ये मिल रहा है। इसका मतलब इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने वाला है ना इस बॉडी पे, इस वेलोसिटी के अपोजिट में, मतलब इधर की तरफ होने वाला है। ऐसे हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कुछ डिफरेंट कलर में यहाँ इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे जा रहा है इधर की तरफ। ये है फ्रिक्शनल फोर्स, ये है यह फ्रिक्शन, लेकिन ये किस पे लग रहा है? ऑन ए, ऑन ए। सिमिलरली बी पे भी जब आप अपने हैंड को रब करते हो तो क्या एक ही हैंड पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है या दोनों हैंड पे लगते हैं? सब बोथ। बोथ पे। तो वैसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बॉडी पे भी होगा और इस बॉडी पे भी होगा। इस बॉडी पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा और इस बॉडी पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो किधर होगा? तो अपोजिट टू इट। ये दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा। कितना होना चाहिए? एफ फ्रिक्शन ये लग रहा है, ये कहाँ पे लग रहा है? ऑन बी। किस पे लग रहा है? बी पे लग रहा है। ये ऑन ए है, ये किस पे लग रहा है? ऑन बी लग रहा है। क्लियर है? तो कैसे मालूम चला? रिलेटिव वेलोसिटी से। तो हम क्या लिखेंगे? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट। नोट करें इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। द डायरेक्शन of frictional force is opposite to the relative velocity of the body with respect to
velocity of the body with respect to another body in contact. ठीक है ना? सर ये समझ नहीं आया। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पे बोला। देखो, अगर ये पार्टिकल, अगर इसकी वेलोसिटी सपोज दो बॉडी मूविंग बॉडी हो, जैसे कि हम अपने दोनों हाथों को लेकर के एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, है ना? तो दोनों हैंड स्लाइड कर रहे हैं ना, दोनों हैंड स्लाइड कर रहे हैं, तो दोनों बॉडी भी, एक बॉडी भी चल रहा है, दूसरा बॉडी भी चल रहा है। एक बॉडी किस स्पीड से जा रहा है? 13 मीटर पर सेकंड से। नीचे वाला का वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर वाले वेलोसिटी का कम है यहाँ पे, ये का। तो बताना है कि भाई ये पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा। तो अगर हम सिर्फ इसको देख के बोलेंगे ना कि अपोजिट टू इट इधर की तरफ होगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्यों भाई? तो हमें डायरेक्शन जानना पड़ेगा अगर फ्रिक्शन का, तो बोलना पड़ेगा भाई ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में जो भी निकलेगा उसके अपोजिट में होंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बोलो तो ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस बी बी। तो वी ए की वैल्यू क्या आ रहा है भाई? चलो इधर की तरफ हमने प्लस साइन ले लिया, सपोज दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। तो इधर की तरफ प्लस है, तो प्लस है तो क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ आ रहा है। माइनस है तो क्या रहा है? ये माइनस है, यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया, ये भी उसी डायरेक्शन में है इसलिए भी प्लस में है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन फाइनल आंसर क्या आ गया? -10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? -5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड का है। तो डायरेक्शन किधर हो गया भाई इसकी वैल्यू? यही तो है वी ए बी, यही है -5 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू ये आ रहा है। इसका मतलब ये का वेलोसिटी किस तरफ है? इसके रिस्पेक्ट में इधर की तरफ है, इधर की तरफ नहीं है भाई। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरफ है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इस तरफ है, इसलिए इस पे लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस वेलोसिटी के अपोजिट में होगा, इस तरफ होगा। क्लियर है? हमें इसी बात को हमने लिखा, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द relative velocity of the body with respect to another body in contact, with respect to another body in contact. The direction of frictional force is opposite to the relative velocity of the body with respect to another body in contact. जो body contact में हो उसके respect में किधर जाएगा वो देखना है। Clear है? Not clear now? यस सर क्लियर। Okay. ऐसे एक और एग्जांपल करते हैं, फिर बताता हूँ। एक और एग्जांपल कर लूँ यहाँ पे। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक बॉडी ले लिया और एक और बॉडी ले लिया। अब इसकी वेलोसिटी मैं कम रखता हूँ, इसकी वेलोसिटी रखता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी ज्यादा रखता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। चलो ये बॉडी एज यूजुअल ए है और ये बी है और ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन वाला सरफेस। अब बताना है कि ए पे बी का फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा। ए पे बी की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, या फिर बी पे ए पे, बी पर ए की वजह से किधर होगा, ये जानना है। तो चाहे कुछ भी जानना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या लिखोगे आप? एज यूजुअल बोल के दिखाओ भाई, वी ए माइनस बी बी। तो वी ए की वैल्यू क्या रखोगे? तो सपोज इस डायरेक्शन में प्लस ले लिया, इधर हो गया माइनस, ओके 10 मीटर पर सेकेंड और माइनस साइन 5 मीटर पर सेकेंड। कितना गया वैल्यू भाई? प्लस में आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस में आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ओके, ये प्लस में 5, इसका मतलब है कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी प्लस साइन में है, पॉजिटिव साइन में है। किधर हो गया भाई? कितने हो गया? तो इधर हो गया। कितना आ गया भाई? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इस तरफ हो गया। तो इसका मतलब है कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में टुवर्ड्स राइट है, इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे किधर होगा? तो अपोजिट टू इट, अपोजिट टू इट। तो इसका मतलब है कि भाई इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, मैं एक डिफरेंट कलर से बना दूं इसको, इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इस तरफ होगा। कितना हो जाएगा भाई? ये हो गया एफ फ्रिक्शन। कौन हो गया? ऑन ए हो गया।
और क्या बी पे भी, ये भी बी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा, तो वो किस तरफ आएगा, वो किस तरफ होंगे, तो वो हो जाएंगे अपोजिट टू दिस एस। ये दोनों ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों ही, अगर एक बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर इस तरफ है तो दूसरे बॉडी पे इस तरफ ही आएंगे, अगर एक का रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ है तो दूसरे का रिलेटिव वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में इस तरफ आएंगे, अपोजिट टू आएंगे। भाई देख, अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा है ना तो इसके वेलोसिटी के अपोजिट में इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कम है तो जो डायरेक्शन इसका है उसी के लॉन्ग हो जा रहा है। अच्छा, दोनों ही बॉडी पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन होता है। ये जो ग्रीन वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिखा रहा हूँ, ये भी फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी है फ्रिक्शन है, लेकिन किस पे है, ऑन बी है। एक एक्शन होगा तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन होगा। एक एक्शन होगा, दूसरा क्या होगा, रिएक्शन होगा। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज अपोजिट, एक्शन and reaction are always opposite, always opposite.